नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आपके आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज, और ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की ये पहली क्लास है, इसलिए फटाफट से एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लगभग 20 क्लास के माध्यम से हम ये पूरे 500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा देंगे और हर क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि मोरारजी देसाई के द्वारा ही आपके सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पहला बजट प्रस्तुत किसने किया, तो पहला बजट आपके षणमुखम शेट्टी ने, याद रखिएगा नाम कि षणमुखम शेट्टी की बात करते हैं, तो षणमुखम शेट्टी ने पहला बजट प्रस्तुत किया था। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया, तो मोरारजी देसाई ने। दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक अति महत्वपूर्ण बात और याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई के अगर समाधि स्थल पूछ ले, कई बार पूछा जा चुका है, तो इनका समाधि स्थल आपकी अभय घाट है। क्या है? अभय घाट है। आइए देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपके भारत में कुल आपके 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, जिसमें एक तो आपके राउरकेला हो गया, ठीक है, एक तो आपके राउरकेला हो गया जो आपके उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। इसके अलावा तो एक क्या हो गया, इसके अलावा एक हो गया भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, जो कहाँ पर है, जो आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर? आपके छत्तीसगढ़ में है। और किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से ये स्थापित किया गया। इसके अलावा बात करते हैं किसकी? दुर्गापुरा की। तो दुर्गापुरा की बात करते हैं, ये लौह इस्पात संयंत्र आपकी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और किसकी सहायता से? तो यूके की सहायता से स्थापित किया गया। तो राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से आपकी भिलाई की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, और दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में यूके की सहायता से स्थापित किया गया। तो ये 3 लौह इस्पात संयंत्र हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे ही डिटेल में समझाते हुए चलूंगा। अगर आप लोग कान खुले रखेंगे तो प्रतिदिन 100 क्वेश्चन लेकर जाएंगे, ठीक है। लिखित में तो 30 कराऊंगा, लेकिन अगर आप लोग कान खुले रखेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, तो लगभग 100 क्वेश्चन पर दिन आप करने वाले हैं। चलिए फिर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि लकड़वाला समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है लकड़वाला समिति। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि गरीबी से। लकड़वाला समिति का संबंध आपके गरीबी से है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत में दोस्तों कुल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 2 क्वेश्चन आता है, एक शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस, और एक आता है कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो याद रखिए कि भारत में कुल आपके 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। उसमें बात करते हैं किसकी? बात करते हैं उड़िया की। तो ये आपके न्यूएस्ट है। क्या है? ये न्यूएस्ट है। चलिए भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि केरल में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो केरल में भाई साहब 140 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। और केरल की बात करते हैं तो पिनराई विजयन की बात करते हैं। पी विजयन प्रेजेंट टाइम के इसके चीफ मिनिस्टर हैं, जो लगातार दूसरी बार बने हैं। एलडीएफ पार्टी से हैं। किसके? एलडीएफ पार्टी से संबंधित हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि केरल के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई है, तो एलडीएफ पार्टी की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए। तो अभी हाल ही में दोस्तों आपके, ठीक है, हाल ही में विजय रूपाणी साहब ने आपके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर सोमेंद्र पटेल को बनाया गया। किसे? आपके सोमेंद्र पटेल को बनाया गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर जानकारी हो कि गुजरात में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सोमेंद्र पटेल बने हैं। अति महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा गुजरात के बारे में। आगे बात करते हैं कि भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही आता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो द बंगाल गजट था, जो एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? आपके एक आपके साप्ताहिक पत्र था,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा याद रखिए कि आपके इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। किस कौन आपके, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो भाई याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन दो शहरों के बीच देश की पहली किसान रेल चली, तो क्वेश्चन को समझिएगा, देश की पहली किसान रेल, तो याद रखिएगा देववाली से दानापुर के बीच में आपके किसान रेल चली, देश की पहली 7 अगस्त 2020 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो भाई आपके विश्व खाद्य प्रोग्राम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करते हैं, WFP, ठीक है, WFP, इसको आपके 2020 का शांति नोबेल प्राइज मिला। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके इटली की राजधानी रोम में है। कहाँ पर है, रोम में है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि रोम की बात करते हैं, किस नदी के तट पर रोम स्थित है, तो टाइबर नदी के तट पर रोम स्थित है, जो किसकी राजधानी है, जो आपके इटली की राजधानी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। इसे आपके 2020 का शांति का नोबेल प्राइज मिला। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला था, तो याद रखिए दोस्तों आपके रेड क्रॉस के स्थापक कौन, आपके रेड क्रॉस के संस्थापक जो थे, रेड क्रॉस के संस्थापक की बात करते हैं, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। तो हेनरी ड्यूनेंट की बात करते हैं, हेनरी ड्यूनेंट, तो इन्हें आपके शांति का पहला नोबेल प्राइज मिला था। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो 8 तारीख को आपके 8 मई को आपके रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और रेड क्रॉस की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को शांति का पहला नोबेल प्राइज मिला था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सत्य नडेला साहब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। गूगल की बात करते हूँ, ठीक है, गूगल की बात करते हैं, अगर वर्तमान में CEO पूछ ले तो कौन है, तो आपके फटाफट रहेगा कि सुंदर पिचाई है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले की बात करते हैं अमेजॉन कंपनी की, तो अमेजॉन कंपनी के वर्तमान में CEO कौन है, तो आपके फटाफट रहेगा जेफ बेजोस। कौन, आपके जेफ बेजोस है, जेफ बेजोस है, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, इनके नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर पूछें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है, तो आपके ये आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बात करते हैं कि ए मिस्टेक इन माई लाइफ, ठीक है, ए मिस्टेक इन माई लाइफ किसकी पुस्तक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और सही उत्तर हो जाएगा कि ये चेतन भगत की पुस्तक है। तो चेतन भगत की कई सारी पुस्तकें मैंने अभी आपको बता दी हैं। तो एक तो भाई आपके, एक तो हाफ गर्लफ्रेंड पेपर में आती है कई बार, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, किसकी पुस्तक है, तो हाफ गर्लफ्रेंड भी आपके इनकी ही पुस्तक है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा आपके चेतन भगत की ए मिस्टेक इन माई लाइफ भी इनकी ही पुस्तक है, ठीक है, ठीक है। वन इंडिया गर्ल भी चेतन भगत की ही पुस्तक है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब्दुल्ला शाहिद इसके नए अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, जिसकी बात करते हैं किसकी, चंपारण सत्याग्रह, कब हुआ, तो 1917 आपके ईस्वी में। राम कुमार शुक्ल की बात करते हैं, तो राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को इसमें आमंत्रित किया था कि आप आकर नेतृत्व करिए। और तब आपके गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। आपके वहाँ पर तो के नील के उत्पादन के लिए जो उनके ऊपर आपके किया जा रहा था, जबरदस्ती नील का उत्पादन कराया जा रहा था, उसके विरोध में ही आपके क्या चला गया था, उसके विरोध में ही चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। बाद में इसमें सफलता भी इनको मिल गई थी। तब आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके गांधी इरविन समझौता, किसकी बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों, समझौता तो इसलिए हुआ कि गांधी जी ने उस समय चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन को इसी इरविन समझौता के साथ, आपकी गांधी इरविन समझौता के साथ आपके स्थगित कर दिया गया, ठीक है, स्थगित कर दिया गया एक हिसाब से समझ लीजिए। और आपकी गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मान गए, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन जाने के लिए मान गए। और बाद में दोस्तों आपकी गांधी जी
तो मान गए और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में सरोजनी नायडू के साथ लंदन गए, लेकिन जब वहाँ पर पहुंचे तो देखा कि इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो ये वापस आ गए और वापस आकर दोस्तों इन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना चाहा और फिर इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर आपके पुणे की यरवदा जेल में इन्हें डाल दिया गया। पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी को डाल दिया गया। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि गांधी में समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। शायद यहाँ पर कहा गया था कि गांधी में समझौते में ही आपके इरविन ने भगत सिंह की रिहाई के बारे में कुछ प्रस्ताव रखा था, लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने अहिंसा की है, हाँ जिन्होंने तो अहिंसा की नीति अपनाई है हम उनके सपोर्टर हैं, जिन्होंने हिंसा की है हम उनका सपोर्ट नहीं करते। तो इसके लिए गांधी जी बहुत ज़्यादा बुराई भी होती है। खैर वो बात छोड़िए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो भाई ब्रिटिश संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, इसमें प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी आपके चुने गए थे। नौरोजी इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा गया है। नौरोजी आपके इस प्रकार लिखा जाता है, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्हें आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष और इन्होंने 3 बार कुल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक बार 1886 ईस्वी में इन्होंने आपके कोलकाता में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और अति महत्वपूर्ण है जब इन्होंने 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके अलावा एक बार लाहौर में भी किया था, ठीक है। लेकिन 1906 ईस्वी की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो याद रखिएगा 1906 ईस्वी की कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने ही आपके ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो क्वेश्चन आपकी पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा है। चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सैडलर आयोग किस वायसराय के समय में आया? दोस्तों के शिक्षा संबंधी सुधार के लिए, ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधार के लिए सैडलर आयोग आया था। और किस वायसराय के समय में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। कब? आपके 1917 ईस्वी में आपके सैडलर आयोग आया था। अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी कुल कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो अभी मैंने बताया कि 3 बार इन्होंने, ठीक है, कांग्रेस के रूप में अध्यक्षता की, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसने? दादा भाई नौरोजी ने, जिसमें 1906 ईस्वी की कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। आगे बात करें तो दादा भाई नौरोजी की, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है, ठीक है। भारत में आपके प्रति व्यक्ति आय की पहली बार गणना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। और अनुच्छेद की ही बात हो रही है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति 72 में, और आपके 108 आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के आपके निर्वाचन मंडल के बारे में कहा गया है, ठीक है। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा नरीमन पॉइंट, मुंबई की बात करते हैं। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, ठीक है। याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपके आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय पहले कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में मुंबई में ही है। और नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड का मुख्यालय भी आपके मुंबई में ही है, ठीक है, मुंबई में ही है। फिक्की की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और सिडबी की बात करते हैं, इसका मुख्यालय आपके कोलकाता में है। ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, किसकी बात करते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आपके नॉर्वे की बात करते हैं, लगातार आपके 5वीं बार ये प्रथम स्थान पर रहा है। और लास्ट स्थान 180वें नंबर पर आपके कौन है? तो उत्तर कोरिया। कौन है आपके? उत्तर कोरिया है, ये भी याद रखिएगा। भारत का स्थान क्या है? तो भाई याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण है, भारत का स्थान पेपर में आ सकता है, तो 142 नंबर का है, 142 नंबर का है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें एशियाई खेल 2018 ईस्वी का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो भाई 18वें एशियाई खेल 2018 ईस्वी का आयोजन आपकी जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी में हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ओपन 2021 पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता कौन है? तो भाई यूएस ओपन आपके 2021 पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता डोमिनिक थिएम है, जो किस देश के निवासी हैं? तो ऑस्ट्रिया के हैं। और ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी वियना है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ओपेक की बात करते हैं, ठीक है, ओपेक की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वियना में ही है, वियना में ही है। आगे बात करते हैं, आईपीएल के इतिहास में किसी मैच में आपके आईपीएल के इतिहास में क्वेश्चन समझिएगा, आईपीएल के इतिहास में किसी मैच में 2 मिडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद सिराज आपके आईपीएल के इतिहास में किसी मैच में 2 मिडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने, ठीक है, मोहम्मद सिराज। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पर क्वेश्चन आप पूछता है कि आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो शिखर धवन बने, शिखर धवन बने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आईपीएल के इतिहास में आपके एक ही मैच में 2 सुपर ओवर किसके बीच में खेला गया पहली बार? तो आपके अभी एक ही बार हुआ है, आपके जो आपकी मुंबई इंडियन और किंग्स 11 पंजाब के बीच में हुआ था आपके, जहां पर सुपर ओवर भी टाई हो गया था, ठीक है। ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ था जिसमें किंग 11 पंजाब को जीत मिली थी। ऐसे कुछ प्रश्न है जो आपसे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो भाई आप लोग जानते हैं कि 2000 ईस्वी में जब सिडनी में ओलंपिक खेल खेला गया था, तो आपके कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत को आपके क्या दिया था? पदक दिलाया था। और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई थी कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध भारोत्तोलन से है। किससे? भारोत्तोलन से है। आगे बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपके अभिनव बिंद्रा ने सन 2008 ईस्वी में, जो ओलंपिक खेला गया था, इसमें अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए थे। इससे पहले आपकी बात करते हैं तो 10 बार आपके स्वर्ण पदक दिला चुका है कौन? हॉकी की टीम। हमारी हॉकी टीम ने भारत को अभी तक 10 बार स्वर्ण पदक दिला चुके हैं, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेलों में भारत ने अभी तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने अभी तक कुल 35 पदक जीते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भाई 2014 ईस्वी में कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। और भाई इनकी पुस्तक आ जाती है कैलाश सत्यार्थी की एवरी चाइल्ड्स मैटर्स, ये इनकी पुस्तक है, एवरी चाइल्ड मैटर्स। आपके कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। 2014 ईस्वी में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला था। और शांति का नोबेल प्राइज कहाँ पर दिया जाता है? तो भाई आपके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शांति का नोबेल प्राइज कहाँ मिलता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। आगे बात करते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भाई बैरन द्वीप की बात करते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम द्वीप की बात करते हैं, नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम द्वीप की बात करते हैं, ये भारत का आपके सुसुप्त ज्वालामुखी है, भारत का आपके सुसुप्त ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में। आगे बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, जो अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम 28 दिसंबर को क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन हमने आपको 30 करा दिए हैं। मैंने कहा था 30 क्वेश्चन प्रतिदिन कराऊंगा, लगभग 20 वीडियो के माध्यम से पूरे 500 क्वेश्चन करा दूंगा। तो फटाफट बताइएगा कि ये 30 क्वेश्चन को डिटेल में करने में लगभग मैंने आपको 70 के अब क्वेश्चन आपको करा दिए। तो मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? फटाफट बताइएगा। इसके अलावा सम्राट अशोक के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सम्राट अशोक की बात करते हैं तो ये आपके 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठते हैं और इनको 4 वर्ष लग जाते हैं अपने आपके घर के संघर्ष को के राज्याभिषेक के संबंध में जो संघर्ष हुआ था राजगद्दी के संबंध में उसको समाप्त करने में। तो आपके 272 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ गए थे, लेकिन वास्तविक रूप से 269 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है, इनका आपके राज्याभिषेक होता है। और मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक के रूप में ये सामने आते हैं। मौर्य वंश की बात करते हैं तो ये मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की।
फिर उनके पुत्र बिंदुसार ने गद्दी को संभाला और बिंदुसार के बाद उनका पुत्र आपके सम्राट अशोक गद्दी को संभाला। सम्राट अशोक की बात करते हैं तो 261 ईसा पूर्व में इन्होंने विश्व प्रसिद्ध युद्ध आपके कौन सा युद्ध आपके कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखते हुए इसने रणघोष को त्याग करके धम्मघोष को अपना लिया और इसने आपके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। किस धर्म को? आपके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगर क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी तो 2 क्वेश्चन आता है कि पहले किसके वचन सुनकर प्रभावित हुआ तो न्याग्रोध के वचन सुनकर ये बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। इसके संबंध में ही आपके तृतीय बौद्ध संगीति हुई। कौन सी? आपके थर्ड बौद्ध संगीति हुई। कहाँ पर आपके? तो फटाफट देगा कि आपके पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? आपके पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में आपके तृतीय बौद्ध संगीति हुई। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। मोगलपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में। तो ये सम्राट अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास को अटेंड करने में बहुत मजा आया होगा। इसी तरीके से आपको क्लास मिलती रहेगी। लगभग 500 क्वेश्चन मैंने आपको कराने का वादा किया है। लगभग आज ही मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। 30 क्वेश्चन, और अगर डिटेल में नोट किए होंगे तो लगभग 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। सम्राट अशोक को भी मैंने इसी तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया। तो क्वेश्चन के माध्यम से कोई ऐसे शासक के होकर मैं उसको भी डिटेल में एनालिसिस कर दूंगा, क्योंकि ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ऐसी क्लास बनाने का मेरे तरीके से वादा किया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको इन्हीं सीरीज से फंस जाए। ये जो 500 क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज है, ये आपके लिए निर्णायक सिद्ध होने वाली है। किसी भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, इन पूरे 20 क्लास को जो आपको 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे इसको आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। आपसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोस्तों, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा ऑफिशियल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर टेलीग्राम जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही तो हमें आप अगर कांटेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप पर भी, तो वहाँ पर मैं आपको आपके पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।